30 करोड़ जॉब्स खतरे में हैं। Goldman Sachs says up to 300 million full-time jobs around the world could be affected by artificial intelligence. दुनिया की 41% कंपनीज 2030 तक अपना वर्कफोर्स ड्रास्टिकली कम करना चाहती हैं। गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़ी बड़ी टेक कंपनीज भी अपने थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज को फायर कर रहे हैं। एंड द रीजन इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। A 10 to 20% chance AI will replacing humans. कहीं सुनने को मिलता है एलोन मस्क का डीप फेक वीडियो बना के एक 82 साल के आदमी के साथ 5.5 करोड़ का स्कैम हो गया। और फिर इंडिया में सुनने को मिलता है एक लड़का जो अपनी एक्स से बदला लेने के लिए उसको एडल्ट कंटेंट क्रिएटर बना देता है और उसके इंस्टाग्राम पे 12 लाख फॉलोअर भी हो जाते हैं। एआई कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लोगों को इसका आइडिया भी नहीं। Mark my words, AI is far more dangerous. I will destroy him. हमें बस लगता है एआई हमारे फोन और लैपटॉप तक ही लिमिटेड है। मुझे भी ऐसा ही लगता था जब तक मैंने एआई के गॉडफादर जेफरी हिंटन का पॉडकास्ट नहीं सुना। My main mission now is to warn people how dangerous AI could be. हिंटन को एआई का गॉडफादर कहा जाता है। इन्होंने एआई के न्यूरल नेटवर्क को बिल्ड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, जो कि आज के एआई की फाउंडेशन है। इनके कंट्रीब्यूशन से इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। अब हैरान करने वाली बात यह है कि अपनी नोबेल प्राइज की स्पीच में भी हिंटन ने लोगों को वार्न किया कि फ्यूचर में एआई इको चैम्बर क्रिएट करेगा, साइबर स्कैम को बूस्ट करेगा और ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर ऐसे ही इसकी सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया गया तो। AI may be used to create terrible new viruses. 2015 में सैम एल्टमैन, एलोन मस्क, इलिया और ग्रिग ब्रोकमैन ने मिलके ओपन एआई स्टार्ट किया। उस टाइम पे ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी। 2019 में ओपन एआई ने अपने आप को सेमी प्रॉफिट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया ताकि इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न प्रॉमिस कर सकें। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने भी ओपन एआई में पार्टनरशिप की और $1 बिलियन इन्वेस्ट किया। लेकिन कंपनी के सीईओ सैम एल्टमैन को ये सब काफी नहीं लगा और उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। एल्टमैन के प्रॉफिट फोकस्ड एटीट्यूड की वजह से 2022 में ओपन एआई के कुछ एम्प्लॉयज ने कंपनी को छोड़ दिया और सेपरेटली अपनी कंपनी अनट्रैफिक डेवलप की। 2023 में ओपन एआई के अंदर प्रॉफिट और कमर्शियल फोकस को लेके इंटरनल डिस्पैच और ज्यादा बढ़ गया। फिर वही टाइम था जब एल्टमैन को कंपनी से हटा दिया गया। रीजन ये था कि एल्टमैन की लीडरशिप के अंदर ओपन एआई बहुत ज्यादा कमर्शियल बनती जा रही थी। एल्टमैन और इन्वेस्टर्स बिलियंस ऑफ डॉलर के रेस में लगे हुए थे, जिसके चलते नॉन प्रॉफिट बोर्ड को ये पसंद नहीं आ रहे थे। जब सैम एल्टमैन को बाहर निकाला गया तो ओपन एआई के को फाउंडर और चीफ साइंटिस्ट इलिया ने इस रिमूवल का सपोर्ट किया। लेकिन फिर सीनियर लीडर्स और माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोटेस्ट किया और एक हफ्ते के अंदर एल्टमैन को वापस लाया गया और कंपनी का सीईओ बना दिया गया। इलिया को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने बोर्ड मेंबरशिप छोड़ दी। फिर 2024 में उन्होंने कंपनी से रिजाइन कर दिया। अब आप सोचोगे कि ये स्टोरी क्यों इंपोर्टेंट है, तो ये इसलिए है कि इलिया ने ओपन एआई क्यों छोड़ी इसके बारे में उन्होंने कभी पब्लिक में नहीं बताया। लेकिन उनके टीचर और एआई के गॉडफादर जेफरी हिंटन ने एक पॉडकास्ट में बताया I think he left because he had safety concerns. सिर्फ इलिया नहीं बल्कि कई प्रोमिनेंट टीम मेंबर ने भी ओपन एआई छोड़ दिया, जैसे जॉन सुल्चमैन को फाउंडर और मीरा मूर्ति सीटीओ। ये सब दिखाता है कि ओपन एआई में कुछ बैक एंड डिसीजन टॉप लीडरशिप को पता होता है और उसके बाद डिस्पैच होते हैं। ओपन एआई ने 2023 में सुपर अलाइनमेंट टीम बनाई जिसका काम एआई सेफ्टी पे रिसर्च करना और एडवांस एआई मॉडल्स को इंसानों के लिए और सिक्योर बनाना था। इलिया और जैन लेक भी इस टीम के मेंबर थे। बाद में जैन लेक ने भी ओपन एआई छोड़ दिया और ट्विटर पे ट्वीट किया कि ओपन एआई फैंसी प्रोडक्ट्स पे बिजी है लेकिन सिक्योरिटी पे फोकस नहीं किया जा रहा। अब अगर ओपन एआई इतना ज्यादा प्रॉफिट फोकस्ड है तो सोचो इंसानों के लिए एक तरह से ये रिस्क ही है। जेफरी हिंटन बार बार वार्न कर रहे हैं कि एआई न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। My main mission now is to warn people how dangerous AI could be. क्योंकि न्यूक्लियर बम हमेशा इंसानों के कंट्रोल में था, लेकिन एआई का फ्यूचर इंसानों के कंट्रोल में होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। सोचो हम इंसान इस प्लेनेट पे रूल क्यों करते हैं? क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लाइफ है इस धरती पे। लेकिन अगर एआई हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया तो क्या होगा? ये इतना डेंजरस होगा कि जिसका कल्पना भी नहीं किया जा सकता। अब आते हैं प्रेजेंट डेंजर्स पे। एआई मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लाउड पीएचडी लेवल के बायोलॉजिस्ट को भी आउट परफॉर्म कर दे रहे हैं जब बायोलॉजिकल मटेरियल्स को एनालाइज करने की बात आती है। तो जब साइंटिस्ट और एआई मॉडल्स की एक्यूरेसी टेस्ट की गई तो साइंटिस्ट की एक्यूरेसी 22% थी और एआई मॉडल्स की एक्यूरेसी 37 से 43% थी। मतलब एआई मॉडल्स किसी भी बायोलॉजिकल मटेरियल्स को एनालाइज करने में बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। इसका मतलब है एआई मॉडल्स का सही इस्तेमाल किया जाए तो इनक्रेडिबल डिजीज का भी कोर फाइंड किया जा सकता है। लेकिन अगर गलत हाथ में गया तो डेडली वायरस भी क्रिएट हो सकता है। 1993 में केमिकल वेपन्स का कन्वेंशन बनाया गया था और इसमें लगभग 200 देशों ने साइन किया था ताकि हर कंट्री अपने अपने केमिकल वेपन्स को डिस्ट्रॉय करे। आज मोस्टली कंट्रीज ने अपने बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन एआई के आने से सब कुछ
कुछ यूजलेस लग रहा है, क्योंकि कोई भी जिसको बायोलॉजी और केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं वो भी घर बैठे कुछ भी बना सकता है। सोचो अगर कोई बंदा एआई का नॉलेज रखता है और इंसानों का हार्म करना चाहता है तो वो घर बैठे डेडली वायरस भी क्रिएट कर सकता है। ये मेरी बात नहीं है, ये बात है एआई के गॉडफादर जेफरी हिंटन की। And the problem with that is just requires one crazy guy with a grudge, one guy who knows a little bit of molecular biology, knows a lot about AI, and just wants to destroy the world. ऑलरेडी इन सब चीजों का मिसयूज हो चुका है। 1995 में जापान के AUM शिंक्रिक्यो कल्ट ग्रुप ने टोक्यो सबवे में मेसिव बायोलॉजिकल अटैक किया था, जिसमें लगभग 12 लोग मरे और हजारों लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए। ये लोग 1990 से 1995 तक मल्टीपल अटैक्स कर रहे थे। बाद में इबोला वायरस को अफ्रीका से इंपोर्ट करके वेपन यूज करने की प्लानिंग भी थी। अब तुम सोचो ये सब उस टाइम पे हुआ जब AI नहीं था। आज AI के साथ ये सब और आसान हो गया है। MIT में एक एक्सपेरिमेंट में नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स को 60 मिनट दिया गया और AI के थ्रू उन्होंने 4 पोटेंशियल पेंडेमिक पैथोजेंस आइडेंटिफाई कर लिए और उनका जनरेशन प्रोसेस भी समझ लिया। 2015 में मेगा स्कैन AI सॉफ्टवेयर ने 6 घंटे में 40,000 टॉक्सिन केमिकल्स को आइडेंटिफाई किया, वो भी मैक कंप्यूटर के अंदर। AI का मिसयूज बस बायोलॉजिकल थ्रेट तक लिमिटेड नहीं है, फाइनेंशियल स्कैम और डीप फेक कंटेंट भी AI के थ्रू क्रिएट हो रहे हैं। 2024 में हांगकांग के एक एम्प्लॉय को CFO का डीप फेक वीडियो कॉल आया जिसमें उसने $25 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। बाद में पता चला कि CFO ने कभी कॉल किया ही नहीं, वो तो AI जनरेटेड क्लोन था। Just last month, a finance worker in Hong Kong got scammed into paying a whopping $25 million to scammers who used deepfake technology during an entire Zoom meeting. इंडिया में कानपुर के दिनेश सिंह से वॉइस क्लोनिंग के थ्रू 1 लाख रुपए लूट लिए गए। डीप फेक एडल्ट कंटेंट और भी ज्यादा डेंजरस है। एक रिसर्च में 95,820 वीडियो एनालाइज किए गए जिसमें से 98% डीप फेक पोर्नोग्राफी थे और ज्यादातर वुमेन्स को टारगेट किया गया था। सेलिब्रिटी जैसे रश्मिका मंदाना भी इसका शिकार हो चुकी हैं। AI के मिसयूज से लोग पर्सनल फाइनेंस और सोशल मीडिया रेपुटेशन के रिस्क में आ रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आजकल AI सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंटेंट रिकमेंडेशन को पर्सनलाइज करता है, लेकिन ये आपको वही कंटेंट दिखाता है जो आपके ओपिनियन से मैच करता है। इससे लोग एक्सट्रीमिस्ट ओपिनियंस में चले जाते हैं। 25% यूजर्स को पता ही नहीं है कि AI उनके न्यूज फीड और रिकमेंडेशन को जनरेट कर रहा है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम AI के थ्रू यूजर्स को पोलराइज्ड और इको चैम्बर में डाल रहा है। ये एल्गोरिदम आपके लाइक, कमेंट और शेयर के बेस पे कंटेंट को शो करता है। अगर आपका अटेंशन ज्यादा है तो प्लेटफॉर्म आपको बार बार वैसा ही कंटेंट दिखाता है। और आजकल AI चैट बोट्स भी पर्सनलाइज्ड आंसर देते हैं और यूजर्स के एक्शन को जस्टिफाइड करते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। एक रील में एग्जांपल देखा गया जिसमें एक आदमी ने बोला कि उसने अपनी वाइफ को चीट किया क्योंकि उसने डिनर नहीं बनाया था और चैट GPT ने उस एक्शन को जस्टिफाइड कर दिया। तो सोचो अगर AI आपके गलत एक्शन को भी सही बता दे तो सोसाइटी के लिए कितना बड़ा डेंजर हो सकता है। और आजकल कुछ लोग माँ बाप से कम और AI चैटबॉट से ज्यादा ही बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा था। AI सबके लिए गलत नहीं है। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया सिस्टम है, और अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करे तो इंसानों के लिए बहुत बड़ा डेंजर भी है।